नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। सेना के अंदर जब भी कोई जवान शहीद होता है तो उसे सारा समाज अपने सर आंखों पर के परिवार को उठाता है और सरकार की तरफ से भी उन्हें एक अच्छी खासी मदद मिलती है। उसके बाद उसके परिवार को किसी किस्म की मुश्किल ना आए, इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। अच्छी खासी उनको एक इनकम बनाने का, सोर्स ऑफ इनकम बनाने का तरीका बताया जाता है। पेंशन लगी होती है और बाकी भी जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी उनका साथ देती हैं कि उन्होंने देश के लिए जान दी होती है, देश के लिए कुर्बानी दी होती है। लेकिन इनके साथ भी कुछ ऐसे भी हमारे सैनिक होते हैं जो शहीद तो नहीं होते लेकिन किसी शहीद से कम भी नहीं होते। वो डिसेबिलिटी हो जाती है, उनका कोई अंग चला जाता है जिसके कारण वो अपनी जिंदगी आगे से नहीं जी सकते। उनमें बहुत मुश्किलातें आती हैं, उनको वो पेंशन नहीं मिलती जिस तरह से मिलनी चाहिए। उनके साथ उनका अटेंडेंट जो है, जिसकी उसे जरूरत होती है, जिसके बिना वो हिल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अपनी दिन भरचर्या जो है वो निभा नहीं सकता, उसके लिए सिर्फ एक 7,000 रुपये दिए जाते हैं। बहुत मुश्किलातें आती हैं। ऐसे में ही कुछ सैनिक, रिटायर्ड सैनिक है और कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वार वॉन्डेड फाउंडेशन, WWF। वो इन लोगों की मदद करती है। सबसे पहले हम यही चीज जानना चाहेंगे कि हमारे जो डिसेबल्ड सेना के जवान आते हैं उनके साथ क्या होता है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी वो जीते हैं, उनके हालात कैसे होते हैं। इसके लिए आज हमने चर्चा में स्टूडियो में आमंत्रित किया है ब्रिगेडियर हरचंद सिंह जी को। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, जय हिंद। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी सीधी सी बात है, शहीदों के साथ उस वक्त सारा देश चलता है और उसके बाद जो जिस तरह से मैंने जिक्र किया, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, अंगहीन हो जाते हैं और अभी उनकी सर्विस भी बहुत थोड़ी होती है। 30-35 साल की एज में वो अपने कुछ ना कुछ खो देते हैं और आगे उसकी ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। इन सिलसिलों में वो किस तरह से निभा पाएंगे और आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन उसकी मदद के लिए आ रही है। सबसे पहले मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब इनकी डिसेबिलिटी होती है तो सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें क्या मदद मिलती है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आदर्श जी, सबसे पहले मैं इस डिस्कशन के शुरू में कुछ फिगर्स देना चाहूँगा जो मैंने इंटरनेट से निकाली हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और बहुत बलिदान दिया गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वगैरह। लेकिन हमें ये आज ये सोचना पड़ेगा कि हमारी आज़ादी क्या है, मुफ्त में है, ये रहेगी ऐसे ही। कौन है जो इसके आज़ादी का स्तंभ है, कौन है जो सीमेंट की तरह देश की एकता और अखंडता को जोड़ के बैठा है? वो है हमारी जनता, सिटीजन्स। और सिटीजन्स का बलिदान जो इंटरनेट से मैंने निकाला है, एक थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि आज़ादी की कीमत क्या होती है जो आज इजराइल दे रहा है। आपने देखा ये न्यूज़ में, हम लोगों ने आज़ादी की क्या कीमत दी है। 1947, ये इंटरनेट के फिगर हैं। 15 मिलियन आदमी डिस्प्लेस्ड, 2 बिलियन के आसपास असेसमेंट है डेड, ये हमारे सिटीजन्स। और जो लड़ाई 47-48 में चली उसमें हमारे जो सैनिक है 1104 किल्ड और 3154 वुंडेड। 62 की वार पे आई है। हमारे 1383 सैनिकों ने अपने जीवन की आहुति दी और 1047 वुंडेड हुए और 1696 मिसिंग, जिनका पता ही नहीं था। 65 की लड़ाई में इसके रफ एस्टिमेट हैं कि तकरीबन 2000 से 3000 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए। 71 की लड़ाई 3000 सैनिक उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, 12000 वुंडेड हुए और 900 सैनिक जो हैं वो मिसिंग। 1999 की मशहूर लड़ाई कारगिल की,
527 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी और 1363 जो हैं वो घायल हुए। जो टेररिज्म चल रहा है उसमें हमारे सिविलियन जो हैं 14,921, ये 2019 तक का फिगर है, ये हमारे मारे गए टेररिज्म में। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके 6,530 जवान और ऑल रैंक्स, और टेररिस्ट जो हैं उनको हमने 23,000 से ज़्यादा को मौत के घाट उतारा। अब लगाइए ये फिगर है, जो ये कौन है लोग जो देश के लिए या तो शहीद होते हैं या जान देते हैं या अपने अंग खोते हैं। वो हमारे और आप में से ही हैं जो जाते हैं उधर क्योंकि उनके देश के लिए जज्बा है। और इस जज्बे को आपको मैं ये कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा। पुष्प की अभिलाषा, कि क्या सोचती है सोसाइटी सैनिक के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसके बलिदानों के बारे में। तो एक लास्ट लाइन में उनकी सुना रहा हूँ, 4 लाइनें। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये है हमारे देश के एक नागरिक की सोच विचार। हम इस प्रकार से सोचते हैं। इसका मतलब है 1999 के दौरान में जब हमारे वहां से डेड बॉडीज आ रही थी, कारगिल से नीचे उतर रही थी, और उस समय जो भर्तियां चल रही थी, जहां 1,000 आदमी भर्ती के लिए आता था, हमारे 20-20 हजार आदमी भर्ती के लिए गए। ये जोश, ये जुनून देश को बचाता है। और अगर हम एक देश बन के रहना चाहते हैं और भारत माता पे गर्व करते हैं तो हमें उसके लिए खून भी देना पड़ेगा। तो ये तो बात होगी सिद्धांतों की। अब प्रैक्टिकलिटी पे आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, पहली बात यह है कि गवर्नमेंट के पास अलग अलग स्कीम्स होती हैं जो समय के साथ साथ में उसको मॉडिफाई किया जाता है। ये नहीं पहले दिन से ये हो गया भाई सैनिकों को ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि प्रॉब्लम है। हमारा एक सैनिक आज के दिन में 40% से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो 35 साल की उम्र में रिटायर होकर घर आ जाते हैं। अब आप बताइए, जिस उम्र में यहाँ आम लोग जो है नौकरी कर रहे होते हैं, कि अगर आप अब हमारे एक सिपाही का कंपैरिजन एक चपरासी से करेंगे जो क्लास 4 एम्प्लॉय है, आप देखेंगे जो 60 साल तक सर्विस कर रहा है और हमारा सैनिक 35 साल में वापस आ रहा है। अब आप देखिए उसके बच्चों की पढ़ाई, उसका घर का बनाना, बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन वगैरह में वो जो उसको पेंशन मिलती है, क्योंकि कम उम्र है, कम रैंक है, तो उसको उतनी कम मिलती है। उसको सेकंड ऑप्शन चाहिए। एक स्वस्थ सैनिक को सेकंड ऑप्शन देने में, क्योंकि मैं सैनिक बोर्ड में भी रहा हूं, आपको पता है डायरेक्टर था वहां पे, काफी परेशानी की बात है, सबको नहीं मिलती है। लेकिन जो सैनिक अपना एक अंग खो के आ गया और उसको यहाँ पे एक नौकरी ढूंढने में कितनी परेशानी होगी। अब आ जाते हैं इसके ऊपर रूल्स। हमारा जो डिसेबिलिटी एक्ट है 1961 का, उसके मुताबिक फौज उस डिसेबिलिटी एक्ट से बाहर है। देखिए फिर वही बात आ गई। हम देश के लिए क्या चाहते हैं? सैनिक कहता है यस, अगर देश को एक यंग सैनिक की जरूरत है तो यंग सैनिक आएंगे। सही बात है, हमारे सिटीजन जो है उसके लिए तैयार है, बलिदान के लिए तैयार है। लेकिन अगर एक आदमी को आप फौज को इससे बाहर रख दिया, यानी आपको स्वस्थ सैनिक चाहिए, आप वो सैनिक तो रख नहीं सकते जिसको प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपने उसको निकाल दिया देश के इंटरेस्ट में, तो उसके बाद में उस सैनिक का जो आगे की जिंदगी है उसके लिए आपने क्या किया? और ये घसीटता जा रहा है मामला। इसको कुछ चीजें होती हैं, दे मस्ट बी डन एट द अटमोस्ट प्रायोरिटी। ये प्रायोरिटाइज नहीं है और उसकी वजह से दोबारा मैं अपने डायरेक्टर के कॉल की तरफ जाता हूं कि जब हमारी नौकरियों के लिए प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन वो सारी नौकरियां मिलने में कष्ट होता है, समहाउ इट इज नॉट वर्किंग आउट। और अगर आप उसके ऊपर से जो सैनिक घायल हो गए हैं और वो वापस आ गए हैं, उनको भी आप इसमें शामिल कर दे इस रेस में, जो स्वस्थ आदमी है उसको मुश्किल हो रही है तो इनको कितनी मुश्किल होगी। ऊपर से हमारा एक और रूल है जो एनडीए के कैडेट्स का है। एनडीए का कैडेट आज के दिन अगर घायल हो जाता है ट्रेनिंग के दौरान में, तो उसको सीधा, जिसको हम फौज में कहते हैं सूखा कर जाता हो जी, उसको पेंशन नहीं मिलती है। यस, गवर्नमेंट ने, मैंने जैसे कहा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज हो रही हैं, तो उसको कुछ पैसा हर महीने दिया जाता, लेकिन वो पेंशन नहीं।
जबकि एक सिपाही जो भर्ती होता है, अगर कल उसको चोट लग जाती है तो वो पेंशनेबल जॉब बनता है इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। तो कैडेट भी तो वही काम कर रहा है ट्रेनिंग के बगैर में। और आपको पता ही है इस देश में जो आदमी जाता है फौज में, ये मैं नहीं कहता फौजी बैकग्राउंड से होते हैं, ज्यादातर हमारे सिविल बैकग्राउंड से होते हैं। उन्होंने फौज का यूनिफॉर्म पहली बार उनके घर वालों ने देखी होती है। ऐसा आदमी जो है यानी रॉ मटेरियल चाहता है। और मैं सैल्यूट करता हूं हमारे देश की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है या जवानों की, वो उसको एक मिट्टी से एक लोहे का एक हथियार बना के और वहां से ट्रेन करके बाहर निकालते हैं। ये है हमारा ट्रेनिंग का स्तर, ये है हमारा मोटिवेशन। और उस आदमी को जो मोटिवेट होके आया है, अगर वो आसपास में देखता है आफ्टर सम टाइम कि कोई इस प्रकार का सैनिक है जो घायल होकर वापस आ गया और उसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो किस तरह का असर पड़ेगा, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट। वही मेरा प्रश्न है आपसे कि जिस वक्त इस पोजीशन में सैनिक आता है तो सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से उसको क्या मिलता है, उसकी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं आगे? देखिए, जो सैनिक वापिस आता है, अगर जैसे पहले हम देखें, जैसे कंपेयर करेंगे 35 साल की रिटायरमेंट के बाद में, वो स्वस्थ है, भागता फिरता है, कोई नौकरी ढूंढेगा, दूसरों के साथ में मिलेगा, मोबिलिटी है, दोस्तों के साथ में मिल सकता है, ऑफिसेज जाता है। अभी आप इसको कंपेयर कीजिए वुंडेड सोल्जर से। वही 19 साल में। अब मैं ये वुंडेड सोल्जर को ये नहीं कह रहा कि उसको पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन वाली सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है, जो एनडीए के कैडेट है, और उसके लिए चल रहा है, केस चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता शायद चीज़ें, अभी उन्होंने उसको एक्सग्रेशिया देना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि पेंशन के मामले में भी कुछ हो जाए। लेकिन ये जो सैनिक आ रहा है, इसको डिसेबिलिटी एलिमेंट और वार इंजरी एलिमेंट मिलता है, लेकिन मेन चीज है उसकी मोबिलिटी में, साइकोलॉजी में। एक आदमी जो कल तक स्वस्थ था, जिसको हो सकता है गांव के लड़के देख के कहते थे कि मैंने भी फौजी बनना है, देखो कितना स्मार्ट है, वो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा फौज में गया और वापिस आया एक ब्रह्मास्त्र बन के। उसको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। जब वो घायल होकर घर में आके लेट जाता है, कईयों की डिसेबिलिटी होती है, कि यहाँ काफी मैंने सैनिक देखे जिनकी डिसेबिलिटी है, वो मूव नहीं कर सकते। अब बताइए कि क्या लेसन जा रहा है जो देश का नवयुवक है, जिसको हम पोटेंशियल मानते हैं कि इसी ने देश की रक्षा करनी है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट सबसे ज्यादा, यहाँ हम पैसे की बात उतनी ज्यादा नहीं कर रहे, उनका पैसा ठीक मिलता है, लेकिन उसकी मोबिलिटी जीरो हो गई, उसके इंटरेक्शन, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, और उसके घर वाले जो आसपास वाले हैं वो भी उसी तररह से। नहीं, जब पैसे की बात हम करते हैं तो जैसा पता चला कि वो सिर्फ एक अटेंडेंट, क्योंकि जो अटेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट करता है ज्यादा है। हाँ जी, वो मैं दूसरे 7,000 रुपया उसको मिलता है अटेंडेंट का, जब आज यहाँ पे 20-20 हजार से कम अटेंडेंट नहीं मिलता। और जब उसके परिवार के जो लोग हैं, और अगर वही उनको अटेंड करेंगे तो वो दूसरा कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये अब मेरा दूसरा, पहली तो हो गई थी मोबिलिटी, उसकी मोबिलिटी खत्म हो गई। दूसरा ये है कि अब उसके लिए घर में एक आदमी को बलिदान करने की जरूरत पड़ेगी। मैं काफी ये कहानियां हमारे फौज के सर्कल में जो हमारे सीनियर अफसर्स हैं वो हमें बताते हैं, जिससे हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में ऑन ग्राउंड क्या, क्योंकि इंटरेक्शन सबका अलग अलग होता है। अभी उनका एक सपोज लड़का है और ये बिस्तर पे लेटा हुआ है जो घायल सैनिक, अब इसको 24 घंटे कोई ना कोई चाहिए। वो लड़का अगर नौकरी करना चाहता है, कैसे करेगा? गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोविजन रखा है, अटेंडेंट अलाउंस होता है जो मेरे ख्याल 7,000 के आसपास होता है, वो उसको मिल जाता है। लेकिन जब तक बाप जिंदा है उसको ये 7,000 रुपये मिल रहा है। और अगर वो 35, 40, 45 या 50 साल की एज जब इस बच्चे की हो जाती है और उसके फादर की डेथ हो जाए, अब वो 50 साल का जो व्यक्ति है बगैर नौकरी के, उसका भी एक परिवार है, वो कैसे करे? अटेंडेंट अलाउंस जो 7,000 रुपये है, उसमें आपको कोई अटेंडेंट नहीं मिलता। 20-25 हजार से कम आपको कोई भी अटेंडेंट नहीं मिलेगा, वो भी टेम्परेरी बेसिस पे। और उनका भी अपना होता है, ज़्यादातर पढ़ने वाले वो छात्र होते हैं इसके अंदर या अपना नर्सिंग वगैरह में, और वो चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। एक सोल्जर की जो यूज या एज ए मेंबर ऑफ ए फैमिली उसकी जो यूजफुलनेस है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डालता है, क्योंकि उसकी वजह से
ये घर में एक मेंबर की नौकरी नहीं लग रही, या वो काम नहीं कर पा रहा, या उसकी वजह से जो फाइनेंशियल इफेक्ट हैं वो घर के बैलेंस नहीं हो रहे। तो ये चीजें अभी हमारा जो एक्ट है, जो डिसेबिलिटी एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर में वो सिविलियंस के लिए एप्लीकेबल है, फौज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दोबारा मैं बता रहा हूँ। मैं ब्रिगेड साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके लिए क्या कर रही है, और आप इस रैली का आप निकालने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं प्रोग्राम में 2-3 दिन के अंदर अंदर जम्मू में, उस रैली का मकसद क्या है और आप किस तरह से आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रही है? इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये 2002 में आपने नाम जरूर सुना होगा जनरल इयान कार्डोजो जी, जिन्होंने बहुत फेमस है कि 71 की लड़ाई में माइन फील्ड से उनकी टांग कट गई थी और वो लटक रही थी और उन्होंने खुद उसको अपनी खुखरी से काटा था। दूसरे हैं जनरल विजय ओबराय। ये दोनों जनरल जो हैं थोड़ा हर एक का काम करने का ढंग अलग होता है, थोड़ा जोश, और ये चाहते थे कि कोई हेल्प करे, तो इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया, वार वुंडेड फाउंडेशन। और अभी के आज के लिए हमारे इसमें प्रेसिडेंट हैं जनरल असित मिस्त्री साहब हैं जी, बहुत हाईली डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं वो भी। अभी हमने इसके अंदर अलग अलग चीजें की हैं और उसमें हमारी जो एक कैच लाइन है वो है कन्वर्टिंग डिसेबिलिटी इनटू एबिलिटी। बिल्कुल। क्यों? हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास करते हैं कि जो एटीट्यूड डिटरमाइंस एबिलिटी। आदमी का एटीट्यूड अगर अच्छा हो, ठीक हो, तो उसकी जो काम करने की क्षमता होती है, सोच विचार होती है, उसमें बदलाव आता है। और हम चाहते हैं कि ये बदलाव हो, तो उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, तो हमने उसी तरह से वो एरिया पकड़े हैं। सबसे पहले जैसे मैं इस इलाके को लुक आफ्टर कर रहा हूँ, या इनके हिमाचल वगैरह को, तो इनके घरों में जाना, हम एक डाटा बैंक शुरू कर रहे हैं जिससे हमारे पास इन सब का डिटेल्स आ जाए। घरों में जाना, अब मैं एक व्यक्ति के घर में गया, नाम नहीं बताऊंगा, उसके कमर से नीचे वो डेड है, वो चल नहीं सकता, और मैंने उसके घर में जाके उसको बाथरूम देखा और मैं हैरान हो गया कि वो हमारी जो देसी टॉयलेट होता है उसको इस्तेमाल कर रहा है। कैसे कर रहा होगा मुझे समझ में नहीं आता। फिर मैंने जनरल मिस्त्री साहब से बात किया, और हमारी पॉलिसी भी है बाथरूम को मॉडिफाई करना। उन्होंने फंड रिलीज किए और हमने उसके लिए ऐसा बाथरूम बनाया विच इज यूजर फ्रेंडली, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके। देखिए, ये एक डिग्निटी की बात होती है। आप सवेरे सवेरे बाथरूम जाते हैं तो इट इज ए वेरी सीक्रेट काइंड ऑफ अफेयर, उसको डिग्निटी आदमी की उसके साथ जुड़ी हुई है। अभी आप देखिए, वो आदमी जो ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सक रहा था, यूं ही उसको इस तरह से मॉडिफाइड बाथरूम मिल गया, उसकी साइक में क्या फर्क पड़ा। तो ये साइकोलॉजी की लड़ाई है, पहला ये हो गया। दूसरा, हम गए, उसको खुशी हुई, जवान को, कोई उसके पास बहुत कम आते हैं, उसको खुशी हुई। तीसरा, मैंने उससे पूछा भाई क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप सोचते हो, बातचीत। उसने कहा मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल सकता, मैं आसपास जा नहीं सकता। इस सबसे क्या होता है, जो बिस्तर पे बैठा हुआ आदमी वो और बीमार पड़ता है। सही है। इसलिए हमने उसको एक इलेक्ट्रिक चेयर दी। अब वो अपना आसपास के इलाकों में घूमता है, कहीं सब्जी लेना, यूजफुलनेस उसकी बढ़ गई, घर में उसकी मोबिलिटी रीच बढ़ गई, दोस्तों से मिलना, आसपास के लोगों से मिलना, दुकानदारों से मिलना। इससे साइकोलॉजी में फर्क पड़ता है। आदमी की जो, वैसे ही फौजी बहुत तगड़े होते हैं, उनमें जीने की इच्छा, और आज भी उसको पूछो तो भाई अगर तुझे एक सपना आए अच्छा, कौन सा सपना आना चाहिए, तो वो बोलेगा शायद 2 चीजें बोलेगा, कि इसी माँ के कोख से मैं जन्म लूं, और दूसरा कि मैं फौजी बन के दोबारा देश के लिए खून दूं। ये 2 चीजें हैं जो एक फौजी बोलेगा। तो उसके बाद में उसका थोड़ा सा फर्क पड़ा है सोच विचार में, बोलने के ढंग में, बड़ा खुश हो गया वो। जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो एक तो हम इस चीज पे काम करते हैं, उनसे मेल मिलाप कीजिए, और उनको दूसरा, उसको किसी काम में लगाइए। अगर वो कोई काम कर सकता है, या उसके घर का कोई मेंबर, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, वो उसके साथ मिलकर काम करना चाहता है, तो हम उसको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, और ताकि वो काम करे, बिजी हो, और वही एम्पावरमेंट आएगी, वो खुद हेल्प लेने के बजाय 10 आदमियों को हेल्प देगा। दूसरा चीज ये हो गया। तो ये जो 2 चीजें हैं, उसके संदर्भ में आप मैं बात करूंगा, जो हम अपना ये रैली कर रहे हैं। रैली में हमने क्या क्या, किस चीज पे, ज्यादातर हम यही
कि जो इनएबिलिटी है उसको किस तरह से डिसेबिलिटी में कन्वर्ट किया, सॉरी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उसका एटीट्यूड एबिलिटी को कैसे बूस्ट दिया जाए। सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट की है, हमने कुछ स्पीकर्स बुलाए हैं जो अपने ढंग से इनको मोटिवेट करेंगे और जो ऐसी चीजें बताएंगे जो इनके फायदे की है। सबसे पहले हमारे यहाँ आपको पता ही है डॉक्टर विकास पादा है, बिल्कुल बहुत फेमस वो ऑर्थो हैं, तो उनके द्वारा एक लेक्चर हो रहा है जो मैनेजमेंट ऑफ इंजरी, की इंजरी जो होती है उसको समय के साथ में कैसे मैनेज किया जाए। काफी फायदे वाली चीज है। और आपको ये भी जान के खुशी हो, मुझे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मैं जब ऐसे लोगों को कांटेक्ट करता हूं, वो कहते हैं जी आप अपने बच्चों को मेरा रेफरेंस दे दो, उनसे कोई फीस नहीं लूंगा और उनको मुफ्त सलाह दूंगा। बहुत खुशी होती है। ये है देश की हमारी एकता और ये है हमारे देश की ताकत। तो एक तो वो हो गए। दूसरे हमारे एक और यहाँ पे बहुत अच्छे राइटर हैं, कर्नल अजय रैना, सेना मेडल है, वो आपके पास भी आए थे। तो वो मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वो खुद भी उनको इंजरी हुई थी, तो वो इस मोटिवेशन के ऊपर और फौजी की एबिलिटी के ऊपर कि आप लोग क्या हैं, एक आप ब्रह्मास्त्र, जैसे मैंने बोला ब्रह्मास्त्र हैं आप, जिसको देश को गर्व है आपकी एबिलिटी पे, आपके कामों पे और आपके बलिदान से। इस लाइन के ऊपर बोलेंगे और इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं। बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरा, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास गया हूं, तो जो मेरे जान पे जगह, मैं रेड क्रॉस में भी हूं, तो वहाँ हमारे एक अनिल सूरी साहब हैं, तो उनको में हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो इंडस्ट्री में एक सर्वे करेंगे, किस किस इंडस्ट्रीज को कैसे कैसे तरह के वो फौज के आदमी चाहिए क्वालिफिकेशन वाले, और उनको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम एक सेंटर पॉइंट बन जाएंगे और उनको हेल्प करेंगे कि जहाँ जहाँ जा सकते हैं। क्योंकि बाहर तो सिर्फ ये है कि फौजी आएगा तो वो सिर्फ बन जाएगा गार्ड, वो बात नहीं होती है। हमारे जो फौज के लड़के हैं बहुत क्वालिफाइड हैं, आजकल नया ज़माना है, और आईटी क्वालिफाइड हैं, उसके मैकेनिक्स में क्वालिफाइड हैं, तो और क्योंकि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी भी वो हैंडल करते हैं। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसके अगला है कि अगर ये कोई व्यापार करना चाहते हैं, एंटरप्राइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो आपको जैसे मालूम ही होगा, जो हमारी KVIB है, यानी ये खादी बोर्ड जो है, इन लोगों को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि राष्ट्रीय लेवल पे भी और स्टेट्स पे भी, कि जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक वन विंडो क्लियरेंस है। ये हेल्प करते हैं लोगों की वो लोन लेने में और उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो करने में। इसमें एक्स सर्विसमैन को 35% की सब्सिडी है। जो नए उद्योग खोलते हैं उसमें 25 लाख रुपए, और अगर उसको बढ़ाना है तो 1 करोड़ रुपए तक का हेल्प गवर्नमेंट से मिलती है। अभी आप लगाइए कि इतनी सब्सिडी कहाँ मिलेगी। आप काम करने वाले बनिए, आपके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स पैदा की हुई हैं। तो ये एक उनके द्वारा किया जाए। उनके CEO आ रहे हैं KVIB के, मिस्टर तिलक राज, वो इसके ऊपर हमें बताएंगे। उसके अलावा हमारी जो पॉलिसीज हैं जिसकी सही इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, और क्या एफर्ट किए जा रहे हैं आर्मी के द्वारा, AG ब्रांच के द्वारा, कि हमारे सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और वो अपनी ज़िंदगी एक पॉजिटिव तरीके से जिए। क्योंकि कानून के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस तरह मैंने आपको अभी बोला, डिसेबिलिटी एक्ट है, तो इसके लिए हमारे जो AG ब्रांच है वहाँ से एक ऑफिसर आएंगे, डायरेक्टर साहब आएंगे, और वो इसके ऊपर इनको नॉलेज देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। उसके अलावा हमने जो इंडिविजुअल से बात की, कुछ इंडिविजुअल घर से बाहर निकल के काम करना चाहते हैं, और ज़्यादातर ये इसलिए जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कई की दुकानें हैं, और हमारे पास एक है भी जो शौर्य चक्रा हैं, उनको पूरी टांग में 15-20 गोलियां भी लगी हुई हैं, और उन्होंने उसी मिलिटेंट के वेपन से उसको मार दिया जो टेररिस्ट था। तो ऐसे बहादुर आदमी भी हैं, वो अपनी एक दुकान भी चलाते हैं। तो ऐसे आदमी को हम स्कूटी तक 10 स्कूटियां, हम जो मॉडिफाइड स्कूटीज़ हैं वो दे रहे हैं, ताकि ये घर से निकलें और जो काम करते हैं उसमें इनको परेशानी ना हो। गाड़ी गुड़ी में नहीं जा सकते, मेटाडोर में नहीं जा सकते, तो ये स्कूटी लेके ये जाएंगे। तो उसके अलावा लास्ट में हमने, हमारे कुछ सैनिक हैं जो जाबाज और बहादुर तो सभी सैनिक होते हैं, लेकिन उसके साथ में उन्होंने जिंदगी के मतलब को अलग ढंग से लिया है, दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। उनके द्वारा भी वो स्टेज पे उनको बुलाया जाएगा और जो हमें बताएंगे
सारे जो उसके साथी बैठे हुए हैं, तकरीबन 125 ये डिसेबल्ड सोल्जर्स आ रहे हैं, तो उनको बताएंगे कि ज़िंदगी में किस तरह से उन्होंने सक्सेस हासिल की, ताकि दूसरे भी उसी के ढंग से सोच सकें। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है ब्रिगेडियर साहब। और दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं कि कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो इंजरी सह रहा होता है उसको पता होता है कि वो किस तरह से इसको सह रहा है और किस तरह से अपना जीवन वो चला रहा है। और इस तरह से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे जो साथ में समाज में जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इनका साथ दे रही हैं, तो आगे जो जीवन है उनका और भी आसान हो जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, हम टीपी न्यूज़ लाइन की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं, आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो और इसी तरह आप आगे भी काम करते रहें। तो आखिर में इसमें मैं 2 चीज़ें ज़रूर बोलना चाहूँगा। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसकी सक्सेस जो है वो है हमारे फौज की वजह से, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से प्रोग्राम हो रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जम्मू में मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, उनका नाम नहीं लूँगा, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पास में गया, मैंने कहा इस तरह से सैनिक आ रहे हैं, और उन्होंने एक आवाज़ में बोला कि हमें मौका दीजिए, हम आके उन सैनिकों को फेलिसिटेट करेंगे, वो हमारे हीरो हैं, वो हमारे आइडियल हैं, हम आके और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया। मैं जम्मू के निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो इन्होंने कई देखो युगों से ये लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता ही इसी से हमारे जो आक्रमण करते थे वो आते थे। इन्होंने लड़ाई की अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, देश के लिए, और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो सभी सिविलियंस हैं, लेकिन उनका जज्बा जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे सिटीजन का जज्बा जो है, उसकी वजह से ये देश जो है, इसका झंडा हमेशा ऊंचा लहराता रहेगा। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है आर्मी का, और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं सिटीजन्स की, उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। उसी के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। नमस्कार।